नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करो क्रॉनिक भाई। अगले सीन में हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक टापू पे पहुंच जाता है। वहां पे अपनी माँ को अपने पीठ पे लेके आया हुआ होता है और वो सामने खड़े जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को बोलता है कि मेरी माँ की हालत बहुत ही कमजोर है, उनका बस लास्ट इच्छा ये था कि वो अपने घर लौटना चाहती थी, तो प्लीज मुझे रोको मत। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेनमार्क के राजा को देखते हैं जिसके सामने फ्लोकी खड़ा हुआ था और वो रिपोर्ट दे रहा होता है कि हमारी सेना ने वेसेक्स की जमीन को जीत लिया है, कुछ ही समय में हम लोग बहुत ही इजीली उस पूरे जमीन को हड़प लेंगे। तब किंग पूछता है कि लंदन का क्या हुआ, कॉन्यूट के द्वारा जो सेना संभाली जा रही थी उसका क्या हालत है, जिसपे फ्लोकी बताता है कि हमें बस इतना पता चला है कि कॉन्यूट का लड़ाई थॉरकिल से हो गया था, जिसमें उनके जो सेना थी वो बहुत ही बुरी तरीके से मार खाई थी। मेरे हिसाब से हमें बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है कि अभी वो जिंदा है या फिर मारे गए। फिर दोबारा से सीन हमें एस्केलेट पे दिखाया जाता है जहाँ वो अपने सारे साथियों को मना कर देता है इन सभी विद्रोहियों पे हमला करने के लिए, क्योंकि वो जान रहा था कि इन सभी ने हमला इनके ऊपर सिर्फ डराने के लिए किया है। सामने वाली जो पार्टी थी उनका लीडर का नाम अशर था। एस्केलेट के साइड से जो गाँव का सरदार था वो अशर को बोलता है कि आपस में लड़के बिल्कुल कोई भी फायदा नहीं है, वेल्स के जो भी फ्यूचर होगा उसके लिए हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। जिसपे अशर बोलता है कि तुम जितने भी अपना दिमाग लगा लो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुमने आज से पहले 3 बार शांति समझौता किया हुआ है इंग्लैंड और डेनमार्क से, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी भी हमें जो बात है उसको माना नहीं है। वो लोग हमेशा से धोखेबाज हैं, ये लोग जंगली लोग हमारी कभी भी बात नहीं मानेंगे। मैं अभी यहाँ जो राजकुमार है उसे कैद कर लूंगा और कहीं ना कहीं इसके बाप का थोड़ा बहुत तो इसके प्रति लगाव तो होगा ही, जिसका यूज करते हुए हम लोग कुछ काम करेंगे। जिसपे आस्लेट को वो लीडर बोलता है कि तुम यहाँ अपना प्लान बताने वाले हो इन्हें, जिस पर आस्लेट बोलता है कि हाँ मैंने वही सोचा है। और फिर वो सारे लोग को बताने लगता है, देखो ये जो पीछे एक लड़का खड़ा है इसका नाम है कॉन्यूट, जो कि डेनमार्क का राजकुमार है और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन इन सभी चीज को सुनने के बाद जो कॉन्यूट था वो नर्वस हो जाता है और वो छुप के डायरेक्टली अपने सेवक के पीछे चला जाता है, जहाँ पे उसका सेवक आस्लेट को बोलता है कि हमारे जो राजकुमार है थोड़े शर्मीले हैं, लोगों के सामने वो बोलते नहीं, इसलिए उनकी तरफ से मैं बोलूंगा। लेकिन आस्लेट बोलता है कि राजकुमार आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा, क्योंकि आप आगे चल के राजा बनने वाले हैं, तो आपको ऐसा कुछ बोलना होगा जिससे लोग डर जाएं। आपकी तरह यहाँ पे फट्टू रहने से कुछ काम नहीं होने वाला। वैसे भी यहाँ पे सारे लोग आपको बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, मैं तो बस बिना लड़ाई के झगड़ा रोकना चाहता हूँ। जिसपे जो सेवक था कॉन्यूट का वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम नहीं जानते कि आज तक यहाँ कॉन्यूट ने क्या देखा है। वो जो जगह है वो भेड़ियों की जगह है, जहाँ पे इन्होंने कमजोर शरीर होने के बावजूद अपने आप को बचा के रखा है। हर समय ये डर के साए में रहते थे, इसलिए आज तक ये अपने ऊपर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं ले पाए हैं। तो इतना सब सुन के जो आस्लेट था वो हिम्मत हार जाता है और वो सरदार को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अशर को अपना प्लान बताने। फिर जो कॉन्यूट को देखते हुए थॉरफिन था उसे बोलता है कि तुम फट्टू हो एक नंबर के। फिर आस्लेट अपने जो सरदार था उसके साथ अशर से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे अशर अपने साथियों को बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इनसे अकेले बात करूंगा। फिर अशर इन सभी को बोलता है कि देखो तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ी डिमांड कर दी है, तुम चाहते हो कि हम डेनमार्क की सेना को अपने एरिया से गुजरने दें और साथ ही साथ उन्हें खाने के लिए भी कुछ दें, लेकिन मेरे जो राजा हैं उनकी भी कुछ प्राइड है, इसलिए वो ये नहीं दिखा सकते कि वो चंद 100 डेनमार्क की जो सिपाही हैं उनसे डर गए। इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम बदले में हमें क्या देने वाले हो। जिस पर आस्क्लेड उन्हें बोलता है कि मुझे लगा ही था, अब हमें तुम्हें अपना प्लान बताना ही पड़ेगा। फिर आस्क्लेड अपना सारा जो प्लान था वो अशर को बता देता है, जिसे सुन के अशर शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या ये सच है। जिस पे सरदार बताना शुरू करता है कि आस्क्लेड को तुम जो देख रहे हो ये लीडिया का बेटा है, जो आधा रोमन और आधा इंग्लैंड का है, इसलिए इसके अंदर कोई भी झूठी तसल्ली नहीं घूम रही है, ये जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। इसकी माँ जो है वो भी वेल से ही बिलोंग करती थी। जिस पर आस्क्लेड बताता है कि हाँ मैं ब्रिटेनिया के खानदान से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक समय पे बहुत ही खतरनाक योद्धा हुआ करते थे ब्रिटेन के। अशर इस चीज से शौक था क्योंकि उसने सुना था कि जो ब्रिटेनिया के खानदान थे वो कब के खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके सामने आज उनका एक वंशज खड़ा है। लेकिन फिर भी अशर के लिए मानना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो सरदार से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई भी इसका सबूत है। जिसपे सरदार बोलता है कि जब ये 14 साल का हुआ करता था तब ये अपनी माँ लीडिया को वेल्स में लेके आया था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग का, जहाँ पे एक बच्चे का दिखाया गया था हमें सीन, जो कि अपनी मम्मी को कुछ सिपाहियों के सामने लेके आया था और वो उस समय का आस्क्लेड था जिसका उम्र 14 साल था। आस्क्लेड बहुत ही ज्यादा एकदम खराब बात बताता है कि उसके जो फादर थे वो उसकी माँ को बहुत समय तक इस्तेमाल करते रहे और जब वो बीमार हो गई तो उन्हें बस निकाल के अस्तबल में फेंक दिया गया। लेकिन अशर बोलता है कि किसने विश्वास किया होगा कि ब्रिटेनिया का जो शानदार खून है वो एक डेनमार्क के बच्चे के अंदर होगा। जिस पर आस्क्लेड बताता है कि मेरे अंदर जो डेनमार्क का खून बह रहा है, इसलिए मैं उनके साथ घुल मिलने में बहुत ही आसान तरीके से रह जाता हूँ, और अगर मैं अपने प्लान के हिसाब से चलूँ तो अगर मैं कॉन्यूट को किसी तरीके से भी डेनमार्क का राजा बना देता हूँ तो तुम ये समझ जाओ कि उसके पूरा जो किंगडम है उसके अंदर मुझे एक अच्छी सी पोजीशन मिल जाएगी। और क्योंकि मैं एक वेल्स का भी वंशज हूँ इसलिए मैं वेल्स
के लिए भी बहुत ही अच्छी चीजें सोचूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाओ कि डेनमार्क का वेल्स के साथ शांति समझौता बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा। इसके बाद इन सभी का प्लान स्टार्ट होता है और सारे जितने भी आस्कलेट के सिपाही थे वो अपना अपना हथियार अशर के आदमियों को दे रहे थे। दरअसल इन सभी को एक्टिंग करना होता है कि अशर के आदमी इन्हें कैद करके यहाँ से ले जा रहे हैं ताकि इनके राजा की भी जो प्राइड है अपने लोगों के सामने बरकरार रहे। लेकिन फिर भी जो कॉन्यूट का सिपाही था वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था अपने हथियार को देने के लिए। तो आस्कलेट उसे फोर्स करता है, जिसपे वो बोलता है कि पता नहीं ऐसे बकवास सी चीजों पे तुम्हारे आदमी कैसे तैयार हो जाते हैं। जिसपे आस्कलेट बताता है कि मेरे आदमी मुझ पर भरोसा करते हैं। इसके बाद आस्कलेट थॉरफिन को कहता है कि वो थॉरफिन अपना हथियार मुझे दे, लेकिन थॉरफिन बोलता है कि चला जाए यहाँ से। जिसपे जो रैगनर था यानी कॉन्यूट का सेवक वो बोलता है कि अच्छा देख लिया तुम्हारे लोगों में तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट है। जिसपे आस्कलेट बोलता है कि इसकी बात अलग है, ये थोड़ा अजीब है। जिसपे थॉरफिन बताता है उसे कि मैं इसका कोई साथी नहीं हूँ, मैं इसका दुश्मन हूँ। फिर आस्कलेट बोलता है कि कोई बात नहीं, दो लोगों के हथियार रखने से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद ये लोग उस किंगडम से गुजरना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जितने भी इस किंगडम के लोग थे वो डेनमार्क के सिपाहियों को देख के बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं। जिसपे थॉरफिन कॉन्यूट की तरफ देखते हुए बोलता है कि हे राजकुमारी, तुझे इतना ज्यादा क्यों अजीब लग रहा है? तू कुछ बोल भी सकती है, वैसे भी तुझे आगे चल के राजा बनना है, तो ऐसे तो मत ही रह। जिसपे कॉन्यूट बहुत समय बाद उसे कुछ बोलता है कि मैं ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा कोई भी वादा इस किंगडम से नहीं कर सकता जिससे मेरे जो पिता हैं उनको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो। और फिर थोड़ा थॉरफिन और कॉन्यूट के बीच में बहस स्टार्ट होती है और रैगनर को ये चीज देख के थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज तक कॉन्यूट ने सिर्फ उससे ही बात की थी। फिर इसके बाद ये लोग एक जगह जाके कॉन्यूट से कुछ दस्तखत पे साइन करवाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पे बर्फबारी होने की थोड़ा सा खतरा होता है। जिसपे रैगनर थोड़ा गुस्सा होता है और आस्कलेट को बोलता है कि हमें जल्दी बढ़ना होगा, लेकिन आस्कलेट बोलता है कि हमने थोड़ा रास्ता अपना चेंज कर लिया है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। और फिर वो अपना रास्ता चेंज कर देता है जिससे उसके सिपाही भी गुस्सा होते हैं, लेकिन आस्कलेट ने कुछ मन में प्लान बनाया हुआ था। दरअसल आस्कलेट की जो सेना थी वो वेल से होते हुए गेंसफ्लो की तरफ जा रही थी, लेकिन बर्फबारी होने के चक्कर में इन सभी ने अपना रास्ता चेंज करते हुए मर्जिया की तरफ से जाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ समय बीत जाता है और आस्कलेट के जितने भी सेना थे वो आगे बढ़ना शुरू होते हुए बर्फबारी में बहुत ही परेशान हो चुके थे। कुछ तो ऐसे सिपाही थे जो कि बर्फ में बेहोश होना शुरू हो गए थे। जिसपे रैगनर बोलता है आस्कलेट को कि हमें पीछे चल जाना चाहिए वेल्स की तरफ, हम लोग इस बर्फबारी में ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि हम लोग पास ही के किसी गाँव में शरण ले लेते हैं और वहां से कुछ लूट करके राशन इकट्ठा कर लेते हैं। फिर पास ही का एक गांव दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चे आराम से खाना खा रहे होते हैं। तब ये सारे लोग मिलके वहां पे अटैक कर देते हैं। जो पुजारी था वो उन सभी को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन आस्कलेट के सारे साथी उसे भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये लोग सारा जितना भी गाँव का राशन था उसे लूट लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 50 सिपाहियों के जितना ही हो पा रहा था। गाँव के जितने भी लोग थे वो रिक्वेस्ट करते हैं आस्कलेट से कि प्लीज उन्हें सिर्फ आधा राशन दे दो क्योंकि उन सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आस्कलेट उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, मैं तुम्हारा सारा जितना भी आज तक का प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दूंगा। जिसे सुन के वो बोलता है कि क्या सच में? तो आस्कलेट बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रैगनर समझ जाता है कि आस्कलेट क्या करने वाला है, इसलिए वो बोलता है कि ये आम लोग हैं, इसे छोड़ दो। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि नहीं, अगर यहाँ से कोई भी आदमी बच गया तो हमारी खबर दुश्मनों को जाके बता देगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर वो अपने साथियों को बोलता है कि इन सभी को मार दो, और एक एक करके सारे जितने भी लोग थे उन सभी को ये लोग मिलकर मार देते हैं। इन लोगों को लगता है कि गाँव के सारे लोग मारे गए, लेकिन दूर खड़ी जो एक लड़की थी वो पेड़ के पीछे से छुप के इन सारी चीजों को देख लेती है और वो मौका देख के ही यहाँ से भाग जाती है। दरअसल जिस समय ये लोग हमला किए थे उस समय वो इस गांव में प्रेजेंट नहीं थी, फॉर्चुनेट थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किंग स्वेन को दिखाया जाता है, डेनमार्क का राजा, जिसे फ्लोकी बता रहा होता है कि थॉरकिल के साथ लड़ाई करते हुए कॉन्यूट के सेना को बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त मिली थी, लेकिन लड़ाई के दौरान पूरे जंगल में आग लग गई थी। तभी से जो हमारे कॉन्यूट है वो गायब है। नेक्स्ट सीन में जो लड़की थी जो कि उस गाँव से भाग गई थी वो थॉरकिल के पास पहुंच जाती है और उसको सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से जो डेनिश लोग थे वो उनके गाँव में आके तबाही मचा दिया और सारे लोगों को मार दिया। थॉरकिल समझ जाता है कि वो सारे जितने भी डेनिश लोग हैं वो और कोई नहीं, आस्कलेट की सेना ही है। लेकिन थॉरकिल के लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि उसे लग रहा था कि जो आस्कलेट है वो समुद्र के रास्ते से जाएगा, और जैसे कि आस्कलेट ने सोच भी लिया था कि अगर वो लोग समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो थॉरकिल उन्हें मुसीबत पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे आस्कलेट ने उसे शॉक कर दिया था, इसलिए थॉरकिल और भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन थॉरकिल को पता चल जाता है कि अगर वो लोग इस तरफ से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बर्फ में वो लोग फंस चुके होंगे, और वो अपने सारे साथियों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जो आस्कलेट के पार्टी में ईयर्स था जिसे अपने कान से सारी चीजें पता चल जाती थी दूर में, तो बता देता है आस्कलेट को कि कुछ लोग अपनी फौज को लेकर ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं, वो करीब 50-60 लोग हैं। फिर आस्कलेट बिजॉन को कहता है कि अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को लड़ाई के लिए तैयार करो, और हाँ, हमें उन दुश्मनों के जो कमांडर है उन्हें जिंदा पकड़ना होगा ताकि हम पता लगा पाए कि उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था उसने अपने हंटिंग एबिलिटी का यूज करते हुए एक खरगोश को पकड़ लिया होता है, और उसे जो रैगनर था वो देख लेता है तो उसे बोलता है कि इस खरगोश को उनके साथ शेयर
शेयर करे। बदले में वो उन्हें खाना बना के खिलाएंगे, जिसके लिए थॉरफिन तैयार हो जाता है। फिर अंदर जैसे ही वो जाता है तो जो कॉन्यूट था वो अपनी कुकिंग एबिलिटी का यूज करता है और उस खरगोश को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वादिष्ट खाने में तब्दील कर देता है, जो कि थॉरफिन को भी बहुत ही टेस्टी लगता है। थॉरफिन कॉन्यूट को बोलता है कि मुझे लगा था कि राजा महाराजा आमतौर पर खाना बनाते नहीं है, बिल्कुल खाते ही है सिर्फ। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि ये मेरी हॉबी है और इसे कोई भी नहीं जानता रैगनार को छोड़ के, और अब तुम भी जानते हो, इसलिए तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। बहुत समय पहले मैंने मछली की सब्जी बहुत ही अच्छी बना दी थी और मैं अपने पापा को खिलाने के लिए भी गया था, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत ही छटक दिया और मुझे बोला कि एक राजा का बेटा कभी भी नौकरों का काम नहीं करता, इसलिए राजा की तरह हरकत करना शुरू करो। तब से मैंने खाना बनाना छोड़ दिया है। उतने में थॉरफिन को एहसास होता है कि कोई उनके गेट पे आ गया है और वो तेजी से उस आदमी के गर्दन पे चाकू लगा देता है। तो आदमी डरते हुए बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे इन्फॉर्म करने आया था कि हम पे हमला हो गया है। ईस्ट की तरफ से कुछ लोग यहाँ हम पे हमला कर रहे हैं। उनके पास वैसे भी ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। जिसपे रैगनार गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि लेकिन हम तो यहाँ इस गाँव में 10 दिन से ही रह रहे हैं, तो उन तक बात कैसे पहुंची। जिसपे वो आगे बताता है कि मुझे नहीं पता, इंग्लिश आर्मी को मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो रैगनार बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें वेल्स के थ्रू जाना चाहिए। जिसपे आदमी बोलता है कि अभी भी हम लोग आस्कलेट के कहे अनुसार ही जाएंगे। जिसपे रैगनार गुस्सा हो जाता है और फिर उसे बोलता है कि मुझे आस्कलेट से मिलवाने लेके चलो। सारे लोग उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक से ही इसके पीछे से इन्हीं का साथी निकलता है और रैगनार को पीछे से छेद कर देता है, जिससे रैगनार को बुरी तरीके से चोट लग जाती है। और वो आदमी बोलता है कि माफ करना, आस्कलेट ने ये करने के लिए कहा था। तब रैगनार आस्कलेट को बुलाने के लिए बोलता है और आस्कलेट सामने आ जाता है और अपने साथियों को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर रैगनार बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और मुझे ये चीज बताओ कि जो तुम यहाँ पे ये चीज कर रहे हो उसमें तुम हमेशा जो मेरे राजकुमार है उनका साथ दोगे, ये कसम खाओ। जिस पे आस्कलेट बोलता है कि माफ करना, यहाँ पे अगर राजकुमार को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो तुम्हें जाना ही होगा, तुम उन्हें कमजोर बना रहे हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनका साथ हमेशा दूंगा। रैगनार बोलता है कि ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि मैं राजकुमार को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ और ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी मौत बेकार न जाए। फिर रैगनार बताता है कि इससे पहले तुम गेंसब्रो तक पहुंचो तुम्हें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि डेनमार्क के जो भी किंगडम है उनके अंदर इंटरनल कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। सारे जो लोग हैं वो दो पार्टी में बदल चुके हैं। एक पार्टी कॉन्यूट को राजा बनते हुए देखना चाहती है और एक पार्टी उसके बड़े भाई को, जो किंग स्वेन था, उसे इस बात का डर हो गया था कि कहीं कोल्ड वॉर के तहत इनका जो किंगडम है वो दो हिस्से में तब्दील ना हो जाए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ही राजकुमार को राजा बनाएंगे और एक को जान से मार देंगे। और दरअसल कॉन्यूट को जो वो जंग में भेजना चाह रहे थे उसके पीछे उनका यही सोच था। वो चाह रहे थे कि कॉन्यूट जंग में मारा जाए, जिसकी वजह से वो अपने बड़े बेटे को सिंहासन दे देंगे। इसलिए तुम संभल के रहना, क्योंकि कॉन्यूट के खिलाफ उसके बाप ही खड़े हैं। गेंसब्रो में मेरा जो भाई है वो तुम्हारे लिए तैयारी कर देगा। और इतना बोलने के बाद जो रैगनार था वो वहीं पे मारा जाता है। वो अपने आखिरी पलों में कॉन्यूट को देखना चाहता था, लेकिन आस्कलेट नहीं चाहता था कि कॉन्यूट उसे इस हालत में देखे, इसलिए वो मना कर देता है। तो रैगनार बिना कॉन्यूट को अपने आखिरी पलों में देखे हुए मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में आस्कलेट जो रैगनार की बॉडी थी उसे डायरेक्टली पटक देता है कॉन्यूट के सामने, जिसे देख के कॉन्यूट बुरी तरीके से एकदम सहम जाता है। आस्कलेट बोलता है कि रैगनार बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम इंग्लिश सेना के सामने रुका और उसने लड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन अचानक से पीठ के पीछे से कुछ लोगों ने उसे मार दिया। फिर वो थॉरफिन को कॉन्यूट की देखभाल करने के लिए बोल देता है और फिर बाहर निकल जाता है, जहाँ पे विजॉन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है रैगनार का मरना कॉन्यूट के लिए सही है, कहीं वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में ना चले जा, तो ये चीज हमारे लिए बुरी हो जाएगी। जिस पर आस्कलेट बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कॉन्यूट को भी मार दूंगा, क्योंकि वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आस्कलेट के सामने जो इंग्लिश सेना था उसका कमांडर पड़ा हुआ होता है और उससे आस्कलेट पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ तुम्हारी सेना में कितने लोग बचे हुए हैं, और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा होता है। मुझे ये भी जानना है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन फिर भी वो जो इंसान था वो बताने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आस्कलेट उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, उसकी उंगलियां तक काट देता है, जिसपे वो आदमी बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और वो गुस्से से बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा घर तबाह कर दिया, मेरे बीवी बच्चे सबको मार दिया और उनके साथ दुष्कर्म भी किया। ये हमारी जमीन है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इस पे कुछ भी हक नहीं है। जिस पे आस्कलेट हंसते हुए बोलता है कि तुम सच्चाई सुनना चाहते हो तो ये सुनो, ये जो जमीन है वो तुम्हें बिलोंग नहीं करती। इस जगह पे बहुत समय से सेल्स रहा करते थे, ये जगह हरी भरी हुआ करती थी, वो स्पिरिट्स की पूजा किया करते थे। वो दरअसल उन लोग के पूर्वज थे जो अभी वेल्स में रहा करते हैं। फिर एक दिन रोमन्स आए जो कि राजा महाराजा थे, वो उसी जमीन पे सेल्ट्स के साथ रहने लगे। बदले में रोमन्स ने अपनी नॉलेज, टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीजें उन्हें दी, लेकिन कुछ समय बाद रोमन्स वहाँ से चले गए और फिर उसके बाद तुम लोग आए। तुम लोगों ने सेल्ट्स को कुछ भी नहीं दिया, बदले में उन्हें उसी जगह से भगा दिया जहाँ वो रहा करते थे और उन्हें वेस्टलैंड में रहने पे मजबूर कर दिया। और अगर तुम लोग सोचते हो कि डेनिस बुरे हैं तो सैक्सन्स भी बुरे हैं। तुमने जो ये दरअसल जमीन है वो लड़ाई झगड़ा करके चुराई है और हम डेनिस तुमसे ये जगह छीन के रहेंगे। इतना बोल के वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लग जाता है। तभी जो आस्कलेट का साथी था वो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि वेस्ट की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। तब आस्कलेट बोलता है कि इंग्लैंड किसी ने रात में हमला करे, ये तो बहुत ही ऑड है। लेकिन तभी वो कमांडर
देखकर इंग्लैंड का हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारी मौत वहाँ पे आ रही है। मुझे तुम्हारा जो डरता हुआ चेहरा है उसे देखते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। जो थॉरकिल है उसकी सेना यहाँ पे पहुंच चुकी है। जैसे ही सारे आस्कलेट के साथी सुनते हैं कि थॉरकिल की सेना यहाँ पहुंच चुकी है तो वो भी डर जाते हैं और उनमें भी हड़कंप मच चुका होता है। दूसरी तरफ जो थॉरकिल था वो अपने साथियों को बोलता है कि जितने भी लोग मिलेंगे उसे मार देना, लेकिन उसमें जो कॉन्यूट है उसे नहीं मारना, और एक लड़का जिसने चाकू लिया हुआ है हाथ में उसे भी मत मारना, वो मेरा दोस्त है। दूसरी तरफ आस्कलेट अपने साथियों के साथ कॉन्यूट को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कॉन्यूट लगातार जिद किया हुआ रहता है कि वो रैग्नार का अंतिम संस्कार करना चाहता है। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन कॉन्यूट बहुत ही जिद करता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है आस्कलेट और बोलता है कि अब बड़े हो जाओ, यहाँ पे ये सब चीज सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। कुछ लोग आस्कलेट की सेना में से चुपके से थॉरकिल को ज्वाइन भी करना चाह रहे थे, जिस पर आस्कलेट को भी पता चल जाता है, लेकिन वो उन्हें मारता नहीं और बोलता है कि तुम जिस भी लीडर को चूज करना चाहते हो कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। हमारे साइड में सिर्फ तुम्हें चलना होगा, खाते रहो पीते रहो और चलते रहो, चाहे तुम हार ही क्यों ना मान जाओ, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। तो जो लोग पकड़ाए थे वो ऐसा सुनने के बाद थॉरकिल के पास जाते हैं और जितने लोग भी थॉरकिल के पास जाते हैं थॉरकिल उन्हें पलक झपकते ही मार देता है और अपने में ज्वाइन नहीं करता है। आस्कलेट की सेना बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती है। एक नदी को पार करने के बाद आस्कलेट अपने साथियों को बोलता है कि इस ब्रिज को उड़ा दो जिससे हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो उसके साथ ही वैसे ही करने लग जाते हैं। आस्कलेट को इन सभी के बातों से ये भी पता चल चुका होता है कि कुछ लोग उसके बगावत करने के लिए भी तैयार हैं। तो वो बुजॉन को बुलाता है और थॉरफिन को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोग कॉन्यूट के साथ ही रहना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कॉन्यूट को कुछ हो। इतना बोलते ही वो जो ब्रिज था इसके साथ ही तोड़ देते हैं। फिर आस्कलेट बोलता है कि अब उनकी जो स्लेट्स है वो इसको पार नहीं कर पाएगी। तो बुजॉन बोलता है कि अगर वो लोग राशन पीछे ही छोड़ दिए तो आस्कलेट बताता है कि अगर राशन पीछे छोड़ दिए तो वो लोग ज्यादा दिन तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें काफी समय मिल चुका है। इतना बोल के ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद आस्कलेट के साथी में जो ईयर था उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग उनके पास पहुंच चुके हैं और वो थॉरकिल होता है जो कि ब्रिज के उस तरफ से ही भाला तैयार करता है और इतनी जोर से इनकी तरफ फेंकता है कि इनके 4-5 साथी उसी भाले के चपेट में आके मारे जाते हैं। और आस्कलेट के सैनिक इस भयावह दृश्य को देख के सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाते हैं, जिस पर आस्कलेट अपने साथियों को शांत करवाता है और उन्हें बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हमने वैसे भी वो ब्रिज तोड़ दिया है, वो लोग वैसे भी हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। तो उसके साथ ही बोलते हैं कि उस नदी को चल के भी पार किया जा सकता है, ब्रिज तोड़ने से हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिस पे आस्कलेट बोलता है कि अगर तुम्हें यही लगता है तो हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक मिनट बहुत ही कीमती है। हम लोग थॉरकिल से बिल्कुल भी टकरा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लोग हमारा पीछा करने का सोचेंगे तो ज्यादा समय तक पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास राशन नहीं रहेगा। अगर बिना राशन के वो लोग हमारा पीछा करते हैं तो लोग और भी बुरा फंसेंगे, क्योंकि वो लोग एक दिन से ज्यादा हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास थोड़ा तो अपर हैंड है, इसलिए हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इनके साथी से जो एक आदमी था वो आस्कलेट को बोलता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम भी एक दिन एक्स्ट्रा जिंदा रह पाएंगे। तो आस्कलेट बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं, मैं कुछ जा रहा हूँ आगे, मेरे पास बिल्कुल भी फालतू समय नहीं है यहाँ वेस्ट करने के लिए। तभी इनके जो सारे साथी थे आस्कलेट के, वो इन सभी कैरेज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फाइनली आस्कलेट के साथियों ने बगावत कर दिया होता है। अपने साथियों को इतना बगावत करते हुए देख के आस्कलेट उन सभी से कुछ कहना चाहता है कि आखिरी बार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जिससे उसके साथी बोलते हैं कि अब इस सब चीज का बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि इतना समय तक हम लोगों ने खराब से खराब समय देखा है, फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया, इतना कि हम लोग ने नरक का दिन भी देखा है और वहां से भी वापस आए हैं। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज कभी नहीं बताई है, कुछ समय से मुझे तुम सभी से सच में बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई है। और इतना कहने के बाद वो 2 सैनिकों का सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सुन के ये सारे लोग बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द प्रिंस को पकड़ना होगा। लेकिन प्रिंस को बचाने के लिए जो थॉरफिन था वो जितने भी लोग उसकी तरफ आ रहे थे उन सभी को चाकू से मार देता है। टाइम मिलते ही जो बुजॉन था वो अपने घोड़े को इशारा देता है और प्रिंस को लेके वहां से भाग लेता है। तो जो कुछ लोग थे वो उन सभी का पीछा करने के लिए उनके पीछे भागते हैं। फिर आस्कलेट अकेला इन सभी के बीच में यहाँ फंस जाता है। लेकिन आस्कलेट का कहीं ना कहीं यही प्लान था और इस चीज से उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। दूर खरा जो थॉरकिल था वो भी इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि इन सभी के बीच में विद्रोह हो गया, इसलिए वो भी तेजी से भागना शुरू कर देता है इनकी तरफ। जो बुजॉन था उनके पीछे जो लोग आ रहे थे वो कुछ ना कुछ करते हुए उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिससे बुजॉन को चोट लग जाती है। मौका मिलते ही जो थॉरफिन था वो एक घोड़ा लेके आस्कलेट की तरफ भागता है और बुजॉन ने भी अपना मशरूम खा लिया होता है इन सभी की बैंड बजाने के लिए। जो आस्कलेट था उसकी हालत बहुत ही पतली हो गई थी इतने सारे लोगों से एक साथ मार खाने की वजह से। तो लास्ट में आस्कलेट के साथी में जितने भी लोग ने बगावत किया था उनका सरदार टॉरग्रिम को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही इनके सरदार हो और तुमने इन्हें भड़काया, क्या तुम खुश हो? ये हालत को देख के मैं तुम्हें बता
दूं कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर भी मेरे साथी थॉरकिल और बजॉन बहुत ही ताकतवर है और वो लौट के तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें राजकुमार को हासिल करने में हेल्प करूंगा। अगर तुम मुझे बंदी बना लेते हो तो बजॉन मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएगा और उसके साथ कॉन्यूट भी आएगा। लेकिन टॉरग्रिम बिल्कुल भी सुनता नहीं है और अपने साथियों से डायरेक्टली तीर से अटैक करवा देता है आस्कलेट के ऊपर, जिससे आस्कलेट की हालत पतली हो चुकी होती है। लास्ट में अपने साथियों को बोलता है कि इसको जान से मार दो, लेकिन उसके साथी सुनते नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि अचानक से उसके साथी अब मरना शुरू हो गए हैं और पीछे जैसे वो पलट के देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि पीछे खड़ा होता है इनकी मौत थॉरकिल। और उसके जायंट अवतार को देख के टॉरग्रिम की तो फटके चार हो जाती है और वो उसके सामने घुटने टेक देता है। टॉरग्रिम बोलता है थॉरकिल को कि आप लोग हमें दुश्मन ना समझे, यहाँ पे आपके लिए आस्कलेट को हमने यहाँ जख्मी कर दिया है। जो कॉन्यूट है उसके पीछे मैंने 10 लोग भेज दिया है, वो जल्द ही वहां से पकड़ के कॉन्यूट को लेके आ जाएगा और मैं आपको उसको सौंप दूंगा। आप बस हमारे यहाँ पे अपने साथ शामिल कर ले। लेकिन थॉरकिल बिल्कुल भी इस बात पे रिएक्ट नहीं करता है और वो डायरेक्टली आस्कलेट की तरफ चला जाता है और उसे बोलता है कि तुम ही आस्कलेट हो ना, तुम मुझे समझदार लग रहे हो, मुझे ये बताओ कि जो थॉरफिन है वो कहाँ पे है। तब आस्कलेट बताता है कि थॉरफिन इस जंग का बिल्कुल भी हकदार नहीं है, इसलिए मैंने उसे कॉन्यूट के साथ भेज दिया उसकी हिफाजत करने के लिए। जिसे सुन के थॉरकिल खुश होता है और बोलता है कि शाबाश, तुमने सही काम किया। और फिर वो अपने सारे साथियों को बोलता है कि आस्कलेट को छोड़ के सारे लोगों को मार दो। इतना सुन के उसके साथी इन सभी को घेर लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, आखिरी बार अपना हथियार उठाओ और एक योद्धा की तरह मरो। तो जो टॉरग्रिम के साथी थे वो अपना सारा हथियार उठाते हैं और इनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन बदले में वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से मर रहे होते हैं। जो टॉरग्रिम था वो थॉरकिल को बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम हमें मार के यहाँ पे सफलता हासिल कर लोगे? यहाँ अगर तुम मेरा साथ देते तो मैं कॉन्यूट को तुम्हें सौंप देता, लेकिन तुम यहाँ गलत कर रहे हो। लेकिन थॉरकिल बोलता है कि देखो, मैं यहाँ तुम्हें कुल्हाड़ी दे के मौका दे रहा हूँ, तुम एक योद्धा की तरह मेरे से लड़ते हुए मर सकते हो। तो लास्ट में जो टॉरग्रिम था उसे ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन जैसे वो हमला करने के लिए थॉरकिल की तरफ बढ़ता है तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है क्योंकि थॉरकिल का रूप उसे बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। तभी जितने भी यहाँ जंग चल रही होती है उसी बीच में थॉरफिन यहाँ आ जाता है और अपने घोड़े से रास्ते में जितने भी लोग आ रहे होते हैं उन्हें मार रहा होता है। वो सीधा अपना घोड़ा ले जाते हुए आस्कलेट की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन बीच में थॉरकिल खड़ा होता है और वो अपने एक ही पंच से शानदार तरीके से जो थॉरफिन का घोड़ा था उसे धोबी पछाड़ देता है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। घोड़े समेत जो थॉरफिन था वो दूर जाके गिरता है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को संभाल लेता है। थॉरकिल थॉरफिन को देखते हुए बोलता है कि मुझे सच में तुम्हें देख के खुशी हुई मेरे दोस्त। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि आस्कलेट को बिल्कुल भी छूना मत, वो मेरा दुश्मन है। जिसपे थॉरकिल बोलता है कि ये तो तुम्हारा सरदार हुआ करता था ना। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि वो मेरा बॉस नहीं है, अगर आस्कलेट को तुम मेरे हवाले नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर थॉरकिल अपने साथियों को बोलता है कि क्या तुमने सुना, यहाँ पे थॉरफिन और मैं मान गए एक दूसरे से लड़ने के लिए और जो जीतेगा वो आस्कलेट को पाएगा। बदले में अगर थॉरफिन मुझे हरा देता है तो उसे घोड़ा और साथ ही साथ कुछ खाने के लिए भी दूंगा। तो थॉरफिन बोलता है कि इस बार बिल्कुल भी वो चीज नहीं होगी जो लंदन में हुई थी और वो लड़ने के लिए थॉरकिल से तैयार हो जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे थॉरफिन अपनी टैक्टिक्स का यूज करते हुए थॉरकिल के ऊपर अटैक करता है, जिसे देख के वो खुश होता है और बोलता है कि तुम सच में थॉर्स के बेटे की तरह लड़ रहे हो। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि मेरे पिता और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। तो थॉरकिल बोलता है कि मुझे बुरा लगा, क्या उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि मुझे इतना तो पता है कि मेरे पापा रॉयल्टी से बिलोंग करते थे। जिसपे थॉरकिल बताता है कि नहीं, तुम्हारी जो मदर थी वो रॉयल्टी से बिलोंग करती थी, तुम्हारे जो फादर थे वो तो तलवारबाजी करके इतना आगे तक पहुंचे थे। अगर तुम और भी ज्यादा अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे अच्छे से इंटरटेन करो और साबित करो कि तुम थॉर्स के बेटे हो। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि मैं तुम्हें इंटरटेन तो कर दूं, लेकिन उसके बाद तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। और इस चीज को सुन के जितने भी थॉरकिल के साथी थे वो हंसना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक बोलता है कि ये देखो, ये बच्चा कितना ज्यादा फड़फड़ा रहा है। जिसे देख के थॉरकिल गुस्सा हो जाता है और उसे पलक झपकते ही मार देता है और बोलता है कि यहाँ हंसने वाली क्या बात थी, मैं थॉरफिन को एक योद्धा की तरह देखता हूँ, तो तुम इसकी मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। दूसरी तरफ जो कॉन्यूट था वो बेहोश हो गया था और उसे चारों तरफ लड़ाई का साउंड आ रहा था। वो सपने में रैगनर से मिलता है और उसे बोलता है कि ये सपना ही है ना, जहाँ पे रैगनर बोलता है कि हाँ। फिर प्रिंस उसे बोलता है कि तुम मुझे ऐसी पापी दुनिया में अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो। जिस पर रैगनर बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको एक टीचर की तरह बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर पाया। बचपन से मुझे आपको किंग की तरह संभालना था, लेकिन आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह बन के बड़े हुए। जिसपे कॉन्यूट रोते हुए बोलता है कि इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। जहाँ कॉन्यूट बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने मुझे हमेशा से संभाला है और मेरे फादर से ज्यादा आप मेरे फीलिंग्स को समझते हैं। मैं तो कभी भी रॉयल्टी बनना ही नहीं चाहता था, मैं होप करता था कि काश मैं आपका बेटा बन के पैदा लेता। लेकिन रैगनर बोलता है कि अब इस चीज पे
कोई भी चीजें नहीं हम लोग कर सकते। वैसे भी ये हमारा एक सपना ही है और आपको अब इससे आगे बढ़ना ही होगा। और इतना बोल के वो चला जाता है और कॉन्यूट को होश आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि बिजॉन उसकी तरफ से जितने भी लोग आए थे उनसे लड़ाई कर रहा होता है। तो वो होश में आते हुए पुजारी से बोलता है कि तुम इस जंग को रोक नहीं सकते। जिसपे पुजारी बोलता है कि इसे रोकने से फायदा क्या होगा, मेरे हिसाब से जो होता है उसे होने देना चाहिए। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि अब फाइनली जो रैग्नर है वो यहाँ से जा चुका है। वो आखिरी ऐसा इंसान था जो मुझे दिल से पसंद किया करता था। अब इस पूरे दुनिया में मैं अकेला हो चुका हूँ। जिसपे पुजारी बोलता है कि तुम नहीं जानते, उस इंसान ने 62 लोगों को तुम्हारे आंख के सामने मरते हुए देखा ताकि वो तुम्हें बचा सके। तो ये सीन हमारा आ जाता है थॉरफिन और थॉरकिल की लड़ाई के बीच में, जहाँ थॉरकिल खुश होते हुए थॉरफिन से बोलता है कि तुम्हारे अंदर योद्धा वाली कीमत तो है लेकिन कुछ गलतियां भी हैं। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि तो तुम कांप क्यों रहे हो। जिसपे थॉरकिल बोलता है कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं जो कि मैं थॉर्स के बेटे से सीख सकता हूँ। कि थॉरकिल उसे पूछता है कि हे थॉरफिन, एक योद्धा के अंदर क्या चीज होती है। दूसरी तरफ जो कॉन्यूट था उससे भी पुजारी पूछता है कि आखिरकार प्यार क्या होता है। जिसपे कॉन्यूट को कोई भी जवाब नहीं होता है। तब पुजारी उसे बताता है कि तुम आसपास जितने भी लाश देख रहे हो असल में वो प्यार ही है। वो अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और वो दूसरी चीजों को अपना शरीर समर्पित करते हुए काम आएंगे। जो जानवर है वो उन्हें खा के अपना पेट पालेंगे और जो शरीर है वो जमीन में मिलके पेड़ पौधों को उगने में हेल्प करेंगे। यही है प्रकृति का प्यार। वो आंधी और तूफान में ऐसे ही रहेगा लेकिन शिकायत करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मैं जानता हूँ ये बातें बहुत ही ज्यादा बकवास है लेकिन पुजारी है यार, तुम इससे और क्या डिजर्व कर सकते हो। दूसरी तरफ थॉरफिन के पास भी जवाब नहीं था। वो अपने फादर फिगर को आप मन में देखता है और फिर थोड़ा घबरा जाता है। जिसपे थॉरकिल बोलता है मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें इसका जवाब नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। दूसरी तरफ कॉन्यूट बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो मौत है वही असली प्यार है। तो सारे जो लोग मुझे प्यार किया करते थे वो क्या था, जो रैग्नार मुझे प्यार करता था वो क्या था, अगर जो माँ अपने बेटे से प्यार करती है वो क्या प्यार है। तब वो पुजारी बोलता है वो भेदभाव है। मेरे हिसाब से वो बस एक चापलूसी होती है, गुलामों को प्रताड़ित करना और अपने खास लोगों को अच्छे से बिहेव करना, ये सारी चीजें चापलूसी के अंदर आती है। मैं इसे प्यार नहीं देखता। दरअसल आप रैग्नार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वो दूसरे लोगों से ज्यादा आपके प्रति भेदभाव किया करता था। इसे सुन के कॉन्यूट बोलता है कि अब मेरे सर से थोड़ा कोहरा हट रहा है और मुझे सारी चीजें क्लियरिटी से पता चल रही है। आसपास मेरे जितने भी चीजें हैं, ये हवा, ये बर्फ, ये प्रकृति और ये आसमान, ये सारी चीजें प्यार ही है। दूसरी तरफ थॉरफिन अटैक कर देता थॉरकिल के ऊपर, लेकिन थॉरकिल अपने हथियार से बर्फ का तूफान ले आता है जिसकी वजह से थॉरफिन को कुछ दिखता ही नहीं है और थॉरकिल उसके ऊपर लात से अटैक कर देता है। थॉरफिन थोड़ा अपना जो इम्पैक्ट था उसे कम करता है ट्रिक से, लेकिन फिर भी वो आसमान में बुरी तरीके से उड़ चुका होता है और वो दूर जाके पेड़ से टकराते हुए जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो कॉन्यूट था वो देखता है कि बिजॉन ने सारे जितने भी दुश्मन थे उन्हें मार दिया होता है। पुजारी बोलता है कॉन्यूट को कि बिजॉन अब बेकाबू हो चुका है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर जो बिजॉन था तेजी से कॉन्यूट की तरफ आ जाता है, लेकिन कॉन्यूट डरता नहीं है। वो बिजॉन को हक करता है और बोलता है ईश्वर, मुझे पता चल चुका है कि प्यार क्या है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग इस पूरे दुनिया को ही स्वर्ग बना के रखेंगे। इतना बोलते ही जो बिजॉन था वो भी होश में आ जाता है। तभी जो एक सैनिक आता है वो बिजॉन के पेट पे चाकू मार देता है। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि रुक जाओ बेवकूफो, फालतू की लड़ाई करना बंद करो। फिर वो जॉन को बोलता है कि तुम्हारे जख्म गहरे हैं, तुम बिल्कुल भी हिलो मत। फिर कॉन्यूट ही उसी आदमी को बोलता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इसकी मरहम पट्टी करो। जिसपे वो आदमी बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो गए, हम लोग तुम्हें सौंपने वाले थॉरकिल को। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि तुम क्या सौंपोगे, मैं खुद ही यहाँ थॉरकिल से मिलने वाला हूँ। तो जॉन बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ पे तुम जानते हो ये मेरी हालत किसकी वजह से हुई है, अगर थॉरकिल ने तुम्हें पकड़ लिया तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि मतलब वैसे भी ऐसी लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ऐसे ही मत मरो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कब और किसके लिए मरना है। यही होती है एक राजा की जिम्मेदारी। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो होश में आता है और उसे पता चलता है कि उसके सामने थॉरकिल खड़ा है और वो उससे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन थॉरकिल उसे बोलता है कि अब तुम्हारी हालत ठीक नहीं है बच्चे। जिसपे थॉरफिन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नीचा नहीं देख सकते, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। लेकिन थॉरफिन को रियलाइज होता है कि उसका वो हाथ टूट चुका है इस लड़ाई में। जो आस्क्लेट था वो भी उसे आके यहाँ बीच में रोकता है कि तुम लड़ नहीं सकते थॉरकिल से। और थॉरकिल उसे बोलता है कि बच्चे, काफी समय बाद मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया है, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा कि आखिरकार थॉर्स कौन था। तुम्हें पता ही होगा ना जॉन वाइकिंग कौन थे। थॉर्स और मैं कमांडर हुआ करते थे। थॉर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और जॉन वाइकिंग ठीक ठाक योद्धाओं से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ करते थे। थॉर्स इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसका नाम द ट्रोल्स रख दिया गया था। उनके लीडर शिवाल्डी को वो इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी थॉर से करवा दी, जो कि तुम्हारी आज माँ है। जिससे थॉरफिन को रियलाइज होता है कि जॉन वाइकिन की कहानियां वो सुनता है उसके लीडर असल में उसके नाना है। तो थॉरकिल कहता है बिल्कुल सही, दूसरे शब्दों में मैं भी तुम्हारा नाना हुआ क्योंकि तुम्हारे जो नाना थे वो मेरे भाई थे। काफी समय पहले जब हमने लास्ट लड़ाई की थी, ये लड़ाई वही है जो हमें इस पूरे सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसी लड़ाई के बीच में जो थॉर्स था वो पानी में डूब गया था और मुझे ऐसा लगा था कि वो मारा गया। मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा रोया था क्योंकि मैं उसे अपने हाथों
हाथों से हराना चाहता था, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। फिर मैं हमेशा गम में रहने लग गया और हमारे शहर में जो एक उसका घर हुआ करता था उसी की मैं हिफाजत किया करता था। लेकिन एक रात वहाँ मुझे हलचल सुनाई दी और उससे जो चोर निकल रहे थे उन्हें मैंने टोका और उन्हें बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि ये घर किसी जावाज का है थॉर्स, तुम इस घर से कुछ भी नहीं चुरा सकते, वक्त रहते इस जगह को छोड़ दो। और फिर जैसे ही मैं उधर जाके टोका तो दरअसल वो जो दोनों कपल थे वो थॉर्स और तुम्हारी माँ ही थे, जिसे देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। लेकिन थॉर्स यहाँ बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं यहाँ अपने सरदार से मिलना है, मैं अब शांति सी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो थॉरकिल उसे बोलता है कि तुम कहीं मरने से डर तो नहीं रहे हो, वैसे भी मेरा भाई तुम्हें लीडर बनाना चाहता है। तो थॉर्स बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि असली योद्धा कौन होता है। थॉरकिल को बहुत ही ज्यादा आंखों में चमक दिख रही थी थॉर्स की, लेकिन फिर वो उसे बोलता है कि तुम जानते हो ना, बिना लीडर के परमिशन के जाने से उसे मौत की सजा मिलेगी। इतना सुनते ही वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है थॉर्स पे और उसे पूछता है कि तुम्हारा हथियार कहाँ है। लेकिन थॉर्स बोलता है उसे उसकी जरूरत नहीं, और जैसे ही थॉरकिल उस पर अटैक करता है तो अपने हाथों से ही वो इजीली थॉरकिल को हरा देता है। और ये सारा इंसिडेंट्स तब की बात हो रही है जब थॉर्स अपना जो पूरा डेरा था वो ग्रीनलैंड में बसाया ही नहीं था। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आता है जहाँ पे थॉरकिल थॉरफिन से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर किस तरीके से आइसलैंड में जिंदगी बिताया करते थे, जिसपे थॉरफिन उसे बताने से मना कर देता है। जिसपे थॉरकिल समझ जाता है कि थॉरफिन को कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, उसने आज तक अपने फादर से कुछ अच्छी चीजें सीखी ही नहीं है, इसलिए वो चिढ़ाने लगता है उसे, जिसे थॉरफिन को गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो आस्क्लेड उसे के आके समझाता है कि देखो तुम इतने इजीली थॉरकिल को नहीं हरा सकते, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम उसे हरा सकते हो, जिसके लिए मैं यहाँ जिंदा बच जाऊंगा और फिर बाद में तुम मुझसे बदला ले पाओगे, इसलिए मेरी बात सुनो। और फिर आस्क्लेड उसके कान में कुछ उसे बताता है। इसी के साथ जो थॉरफिन था वो फिर से अटैक करने के लिए चल जाता है थॉरकिल को। स्टार्टिंग में एज यूजुअल थॉरफिन बहुत ही ज्यादा मार खा रहा होता है थॉरकिल से, और एट लास्ट एक समय पे थॉरकिल उसके ऊपर खतरनाक हमला करने वाला होता है। लेकिन समय रहते ही जो आस्क्लेड था वो अपने तलवार के रिफ्लेक्शन से थॉरकिल को अंधा कर देता है, जिसका यूज करते हुए थॉरफिन उसके गर्दन पे उछलते हुए जोरदार लात मारता है, जिसे थॉरफिन जमीन पे जाके गिरता है। और फिर इसके बाद थॉरफिन उसके सर पे चढ़ते हुए उसकी आंख ही फोड़ देता है, जिसे फाइनली थॉरकिल बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होता है। ये देख के उसके जो साथी थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर थॉरफिन को पकड़ के उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन जो थॉरकिल था वो उठ खड़ा होता है और अपने साथियों को बहुत ही जोर से फटकारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस जंग के बीच में आने की। उतने में ही जो कॉन्यूट था वो वहां आ जाता है और वो बोलता है इन सभी को कि तुम सभी को मन नहीं भरा इस जंग को करते हुए, यहाँ कितना सारा खून खराबा तुम लोग करोगे, तुम्हें अपने लोगों को थोड़ी बहुत तहजीब सिखानी चाहिए। और यहाँ थॉरकिल बोल चुका होता है थॉरफिन से कि मैं अब तुमसे हार चुका हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो आस्क्लेड को लेके। तो थॉरफिन आस्क्लेड को लेके जाना चाह रहा होता है, लेकिन आस्क्लेड यहाँ रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो देखना चाहता है कि आखिरकार कॉन्यूट क्या करेगा, जिसमें थॉरफिन गुस्सा हो जाता है कि उसके लिए उसने इतना चीज किया, लेकिन वो यहाँ से अब जाने ही नहीं चाह रहा। कॉन्यूट थॉरकिल को बोलता है कि मैं बस तुमसे एक स्लेट और कुछ राशन चाहता हूँ, जो आस्क्लेड और थॉरफिन है वो मेरे साथी है, तो उनको मेरे साथ भेज दो। और इतना बोल के वो जाने लगता है, जिसे सारे जो साथी थे थॉरकिल के उसे घेर लेते हैं। और थॉरकिल बोलता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि हम तुम्हारी सारी बातें यहाँ पे मानेंगे, दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पे कैद करना चाहता हूँ। जिसमें कॉन्यूट उसे बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ और पीछे से जो भी आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है मैं उन्हें बता दूं कि मैं भागने नहीं वाला, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। इतनी समझदारी को देख के थॉरकिल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इतना जल्दी क्या हो गया, तुम सच में समझदार हो गए हो, मैंने कल रात रैगनार की लाश भी देखी थी। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि दरअसल मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे कैद करना चाहते हो ताकि तुम मेरे फादर से समझौता कर सको, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मेरी कोई भी अहमियत नहीं है एक इंडिविजुअल के तौर पे। मेरे जो फादर है वो मेरे भाई को राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए एक बोझ ही हूँ, तो मेरे को कैद करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जिसपे जो थॉरकिल था उसे बोलता है कि लेकिन तब तुम्हारा प्लान क्या है। तो कॉन्यूट बताता है कि अब मैं चाहता हूँ कि अपने साथियों के साथ गेम्सब्रो में जाऊँ और अपने फादर से लड़ाई करूँ ताकि वहाँ पे मैं तख्ता पलट कर सकूं। वैसे भी मुझे अब अपने जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल भी फर्क नहीं रखता हूँ। इतना सुनते ही थॉरकिल खड़ा होता है और उसे बोलता है कि मैंने काफी लोगों को सुना है कि उन्हें उनकी जान की परवाह नहीं है, लेकिन जैसे उन्हें मार पड़ती है तो वो सुधर जाते हैं। और इतना बोलते ही वो एक जोरदार मुक्का कॉन्यूट की तरफ लाता है, लेकिन कॉन्यूट हिलता तक नहीं है। तो जो थॉरकिल था उसकी आंखों में झांकता है और वो बोलता है कि यही तेज मैंने बहुत समय पहले थॉर्स की आंखों में देखा था। मुझे अभी भी अफसोस है कि अगर मैं उस समय थॉर के साथ मिल जाता तो मुझे असली योद्धा होने का मीनिंग समझ में आ जाता। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं तुम्हारी साथ दूंगा। वैसे भी मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था तुम्हारे फादर से, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ दूंगा और देखूंगा कि तुम क्या करते हो, लेकिन अगर तुम कहीं पे भी नरम पड़ गए तो मैं तुम्हें उसी समय मार दूंगा। जिसे सुन के कॉन्यूट बोलता है कि बढ़िया, आज से तुम भी मेरे एक साथी हो। दूर खड़ा आस्क्लेड इस सारी चीजों को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो जोरों से हंसने लग जाता है। थॉरफिन भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर आस्क्लेड सीधा कॉन्यूट के पास जाता है और उसे तलवार देते हुए बोलता है कि मैंने ही रैगनार को मारा था। मेरे राजा, अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो यही दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपकी बहुत ही मदद करूंगा, चाहे इसकी मेरी कीमत जान ही क्यों ना हो। लेकिन कॉन्यूट उसे कुछ भी नहीं करता और आस्क्लेड को बोलता है कि तुम मेरी मदद करो किंग स्वेन को मारने में और रैगनार की जगह ले लो।
अगले सीन में जो कॉन्यूट था अपने साथियों के साथ गेंसब्रो पहुंच जाता है, जहाँ पे फ्लोकी उन सभी को देख के एकदम शॉक्ड हो चुका होता है। कॉन्यूट उसे बोलता है कि क्या तुम अपने राजकुमार का स्वागत ऐसे ही करते हो, जिसपे फ्लोकी उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं क्विंक्सलैंड को आपका खबर दे के आता हूँ। फिर ये सारे लोग शहर में घूमने लग जाते हैं, जहाँ पे कॉन्यूट बोलता है कि अभी हम लोग इन पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि मेरे टीम में ज्यादा साथी नहीं है, जिससे हम लोग अगर हमला करेंगे तो हम पे देशद्रोह का चार्ज लग जाएगा और इजीली भी हार सकते हैं। थॉरकिल, वैसे भी तुम जॉन वाइकिंग्स में बहुत ही ज्यादा फेमस हो, इन सभी को तुमने छोड़ दिया है, फिर भी ये लोग तुम्हें पाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ जाके बहुत सारे लोगों से अच्छी से दोस्ती करो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ जाऊँ और पूरी रात पार्टी करूँ जिसका खर्चा आप देंगे। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि जी हाँ। तो थॉरकिल ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। फिर कॉन्यूट आस्कलेट को बोलता है कि थॉरफिन के साथ तुम मेरे फादर से मिलने के लिए चलोगे। दरअसल आस्कलेट को ले जाने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि आस्कलेट फेस पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो उसके फादर का फेस पढ़ सकता है। फिर रास्ते में चलते हुए कॉन्यूट को चर्च दिखता है, जिसे देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दरअसल इतना जो जंग चल रहा था उस वजह से कॉन्यूट का भगवान पे से भरोसा उठ गया था, इसलिए वो बोलता है कि वो सारे जंग को शांत करवा देगा और धरती पे ही स्वर्ग बनाएगा। फिर ये सारे लोग दरबार में पहुंच जाते हैं किंग्सवेन के। उस जगह पे पहुंचते ही जो किंग्सवेन था वो कॉन्यूट को अपनी तरफ पे बुलाता है, लेकिन आस्कलेट उसको रुकने के लिए बोलता है और थॉरफिन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है। जिसपे थॉरफिन बताता है कि हाँ, इस पूरे जगह को ट्रैप्स से बिछाया गया है, चारों तरफ लोग छुप के बैठे हुए हैं, ये एक तरह का चाल है। जिसपे कॉन्यूट उन्हें बोलता है कि मैं जितना भी हो जाए तुम लोग अपना हथियार मत निकालना, क्योंकि यहाँ जो पहले हथियार निकालेगा वो हार जाएगा। फिर ये धीरे धीरे करके किंग्सवेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उसके सामने आके झुकते हैं। आस्कलेट किंग्सवेन के चेहरे को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से एकदम थका हुआ लग रहा था। फिर किंग्सवेन कॉन्यूट को खड़ा होने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि मेरे बच्चे, यहाँ पे तुम अब मुझे थोड़े बड़े लग रहे हो, तुम एकदम मेरी तरह ही दिख रहे हो, तुम आखिरकार चाहते क्या हो। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि अगर मैं आपकी तरह लग रहा हूँ तो आप जानते होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। जिसपे किंग्समैन बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो। काफी समय पहले मैंने जो सिंहासन था अपने फादर को देश निकाला करने के बाद उनसे हड़प लिया था। मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि ये राज्य के लिए अच्छा होगा। जैसे तुम इस ताज को पहन लेते हो तो तुम बहुत बड़ी फ्लीट के कमांडर बन जाते हो, तुम्हारे अंडर 10,000 से ज्यादा शिप्स आती है, तुम इस पूरे दुनिया के खजाने को लूट सकते हो, एक तरह से तुम भगवान बन सकते हो। इसमें तुम सिंहासन पे बैठ तो रहे होते हो और तुम्हारी ऑर्डर सब लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन दरअसल तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे होते हो। ये जो मुकुट है वही तुम्हारी चीज करवा रहा होता है। जिससे कॉन्यूट बोलता है अपने फादर को, तो क्या ये मुकुट ने आपको ऑर्डर दिया था मुझे मरवाने का। जिसपे बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ दो ही चीजें हैं जो क्राउन राजा को करने को कहता है। ये उसे उसकी ताकत इस्तेमाल करने के लिए कहता है और उसे बढ़ाने को भी कहता है। विरोध करना बेकार है, इस क्राउन को अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही चारों तरफ से जो छुपे हुए सैनिक थे वो इन सभी को घेर लेते हैं और आस्कलेट और थॉरफिन भी खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे कॉन्यूट अपने फादर को बोलता है कि आप यही चाहते हैं, अभी आपका क्राउन आपको ये करने के लिए कह रहा है। जिसपे आस्कलेट भी बोलता है कि महाराज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जिसपे किंग्समैन उसे बोलते हैं तुम कौन हो, खड़े हो जाओ। इस पे आस्कलेट बताता है कि मेरा नाम आस्कलेट है, लीडिया का बेटा। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी यहाँ पे जो मामला है सच में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया है और आस्कलेट अपने पॉलिटिक्स वाले जो क्वालिटी है उसको यूज करके इस जगह को संभालेगा। वो ट्राई करता है थोड़ा मैनिपुलेट करने का किंग को, ये लालच देते हुए कि कॉन्यूट ने पूरे इंग्लैंड को हड़प लिया है और उसका सपोर्ट लेते हुए आप पूरे इंग्लैंड के खजाने को लूट सकते हैं। इस जगह पे किंग कॉन्यूट को एक जगह देने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन फिर भी आस्कलेट चाह रहा होता है कि यहाँ कॉन्यूट को एक और मौका दिया जाए। लेकिन इसी बात के बीच में किंग बहुत ही बुरा भला बोलता है आस्कलेट को कि वो एक रखेल का बेटा है, जिसे सुन के आस्कलेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर से बहुत ही तगड़ा औड़ा निकल रहा होता है जो थॉरफिन भी देख के डर जाता है। किसी तरीके से आस्कलेट अपना गुस्सा संभालता है। फिर किंग उसकी बातों को सुन के बोलता है कि कॉन्यूट, तुम्हारे पास एक अच्छा फॉलोअर है और जैसा कि इसने कहा मुझे तुम्हें एक इनाम देना चाहिए। मैं कल यॉर्क जा रहा हूँ और वहाँ एक दावत रखूंगा, मैं तुम्हारा इनाम कल वही दूंगा। इतना बोल के किंग वहाँ से चला जाता है। कॉन्यूट अपने फादर के जाने के बाद इन सभी को बोलता है कि किंग अभी पागल हो गया क्राउन की शक्ति को लेके। मैं देखता हूँ कि आखिरकार उस क्राउन में ऐसा क्या खास बात है। किंग बाहर जाते हुए मन में सोचता है कि ये आस्कलेट, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी, ये पक्का मेरे को प्रॉब्लम दे रहेगा। नेक्स्ट सीन में सारे लोग मिलके थॉरकिल के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे थॉरकिल बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि यही उनके प्लान में था कि थॉरकिल सबके साथ मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ से जो आस्कलेट था कॉन्यूट के साथ बैठ के ऐसे वाइन एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ कॉन्यूट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किंग को मार सकते हो। इस पर आस्कलेट बोलता है मैं आपको वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना बता दूं कि वो एक चालाक आदमी है, वो अपनी चाल को बहुत ही समझदारी से चलता है, लेकिन हम लोग उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि वो एक पूरे रीजन का राजा है। फिर इन सभी के सामने एक आदमी आता है जो कि असल में रैगनर का भाई होता है और वो इन दोनों को
बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है। यहाँ पे कॉन्यूट उसे बोलता है कि मेरा जो ये नया फॉलोवर है उसका नाम आस्क्लेड है, और आस्क्लेड भी उसे हेलो बोलता है। फिर कॉन्यूट उसे बोलता है कि रैग्नार मारा गया, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मैं अपने किंग के खिलाफ विद्रोह करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी भरोसेमंद वाले लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर लो। नेक्स्ट सीन में आस्क्लेड उस जगह से बाहर निकलता है और वो देखता है कि थॉरफिन अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये कितनी अच्छी बात है कि तुम हमेशा तैयार रहना चाहते हो, क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? तभी उस जगह पे आस्क्लेड के वही साथी आ जाते हैं जो कि उसे धोखा दिए थे, और वो आस्क्लेड से माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें धोखा दिया था। मैं आशा करता हूँ कि जो बिजॉन है वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसके जख्म बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे। तो आस्क्लेड उसे बोलता है कि बिजॉन अब मारा जाएगा क्योंकि उसके घाव बढ़ने नहीं वाले, मेरे साथियों में अब बस थॉरफिन ही बचा है। फिर वो अपने हाथ से एक सोने का ब्रेसलेट निकालता है और उस साथी को देते हुए बोलता है कि तुम ये लो, और मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरा एक वादा पूरा करो। तुम आज के बाद कभी भी तलवार नहीं उठाओगे, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम जाओ आराम से शादी करो और बच्चे पालो और वहीं पे मारे जाओ। अगर आज के बाद मैंने कभी तुम्हें जंग में देख लिया तो मैं तुम्हें उसी जगह मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है सन 1014 में डेनमार्क की सेना को यूज करते हुए किंग स्वेन ने यॉर्क पे कब्जा कर लिया, और वो उस पूरी जगह को स्लेव ट्रेडिंग के लिए यूज करता है। और ये वही जगह है जहाँ पे जो किंग स्वेन है वो कॉन्यूट को सरप्राइज देने वाले हैं। फिर हमें लीफ दिखाया जाता है जो भी सरप्राइजिंगली इसी जगह पे प्रेजेंट होता है, और वो सच में बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। वो अपने सामने से अचानक से कॉन्यूट के शिप को जाते हुए देखता है। उसी को देखते हुए जो लीफ था वो आस्क्लेड को भी देखता है, और वो बोलता है कि पक्का वो यही है, ये वो वही पायरेट है जिसने थॉर्स को मारा था, मैं इसका चेहरा कभी भी नहीं भूल सकता। फिर कॉन्यूट आस्क्लेड से बात करते हुए पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर आस्क्लेड बताता है कि अगर किसी तरीके से पॉलिटिक्स को करते हुए थॉरकिल को तुम्हारे फादर ने हमारे साइड से हटा दिया तो हमारा गेम वहीं पे बच जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्यूट से पूछता है कि किस तरीके का तरीका, तो आस्क्लेड बताता है कि हम लोग इस पूरे जगह को लोगों की सच्चाई से भर देंगे, तब जाके कुछ हो सकता है। तो कॉन्यूट को समझ नहीं आता इससे, तो आस्क्लेड बोलता है कि आप पे हमला होने वाला है। इतना बोलते ही कॉन्यूट को तीर लग जाती है। फिर आस्क्लेड जोर से चिल्लाता है कि राजकुमार पे हमला हो गया है। फिर सारे जितने भी साथी थे वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। उतने में ही जो अटैकर था वह चुप से भागने लगता है, जितने पे जो थॉरफिन था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और आंख के सामने उसे जान से मार देता है। और ये चीज लीफ भी देख रहा होता है। सारे जितने भी सिपाही थे वो थॉरफिन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि वह जानते हैं कि तुमने ये अटैक किया है और इस आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो। तो जब वो सोल्जर मान नहीं रहा होता है तो थॉरफिन उसे एक ही थप्पड़ में सुला देता है। तो अगल बगल के जितने भी उसके साथी थे वो देखते हैं कि ये आदमी छोटा सा बच्चा है और ये सिर्फ 2 चाकुओं का यूज करता है, कहीं ये थॉरफिन थॉटसन तो नहीं है जो कि कॉन्यूट राजकुमार के साथी है जिसने 2 तलवारों का यूज करते हुए इजीली थॉरकिल को हरा दिया था। और इतना बोलते हुए वो उससे माफी मांगने लग जाते हैं। जो लीफ था उसे भी पता चल जाता है कि ये थॉरफिन है, तो वो उससे बोलता है कि तुम थॉरफिन हो ना, थॉर्स के बेटे। तो थॉरफिन रियलाइज करता है कि और कोई नहीं लीफ है, तो उसका रिएक्शन पूरा चेंज हो जाता है। इतने में जो लीफ थे उसे आके जोर से हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि बेटे मुझे लगा था कि तुम जिंदा ही होगे, लेकिन मैं अपना उम्मीद हार गया था। दूसरी तरफ सारे जितने लोग थे वो कॉन्यूट को जो घायल शरीर था उसे लेके आ रहे होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इनका इलाज करना होगा तो इसलिए इनके कपड़े फाड़ो। लेकिन जैसे वो लोग कपड़े फाड़ते हैं तो वो देखते हैं कि कॉन्यूट तो लड़की है, तो सारे लोग बोलते हैं कि इन्हें लगा ही था कि राजकुमार असल में लड़की होंगे। तभी पीछे से जो प्रिंस था वो आता है और बोलता है बेवकूफो मैं यहाँ पे हूँ। कॉन्यूट वहाँ पे जाके बोलता है कि तुमने आखिरकार आस्क्लेड एक औरत को ही क्यों चुना। तो आस्क्लेड बताता है कि हम किसी भी आपके जैसे दिखते हुए मर्द को ढूंढ ही नहीं पाए। तो कॉन्यूट उसे बोलता है कि क्या हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो आस्क्लेड बोलता है नहीं, ये मारी जाएगी। तो कॉन्यूट बोलता है इसका ध्यान रखना। दूसरी तरफ थॉरफिन लीफ से बात कर रहा होता है जहाँ पे A to Z चीज वो उसे समझा देता है कि आज तक क्या हुआ, जिसपे लीफ सोचता है मन में कि इस बच्चे ने बहुत कुछ देखा है, क्लोज टू नर्क। फिर थॉरफिन लीफ से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार विनलैंड में आखिरकार क्या चल रहा है, जिसपे लीफ बोलता है कि तुम्हें तो अपनी बहन और माँ के बारे में पूछना चाहिए, उनकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही है। थॉरफिन तुम्हें उनसे जाके पक्का मिलना चाहिए। जिसपे थॉरफिन गुस्सा होते हुए बोलता है मैंने तुमसे विनलैंड के बारे में पूछा, मैं जब तक आस्क्लेड को मार नहीं लेता मैं घर वापस नहीं जाने वाला, मैं अपने फादर का बदला लेकर आऊंगा। और ये बोल के वो यहाँ से जाने लगता है। जिसपे लीफ उसे बोलता है कि मैं इसी शहर में हूँ जब तक मैं तुम्हें लेके नहीं जाता। दूसरी तरफ जो किंग स्वेन थे वो फ्लोकी के साथ होते हैं जहाँ पे उन्हें पता चल चुका होता है कि कॉन्यूट के ऊपर हमला हो गया और उसने किस तरीके से अपने आप को बचाया। वो बोलते हैं कि आस्क्लेड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसने इस पूरे जगह को मुसीबत में डाल दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से पूरे शहर में यह बात फैल जाती है कि जो किंग स्वेन है वो कहीं ना कहीं अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। इसी चक्कर से उन्होंने कॉन्यूट के ऊपर हमला करवाया और यही आस्क्लेड चाहता था। फिर हमें आस्क्लेड, कॉन्यूट और थॉरकिल के मीटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पे थॉरकिल पूछता है आस्क्लेड से कि तुमने ये सब किया है ना, जो सारा नाटक है। जिस पर आस्क्लेड बोलता है कि हाँ मुझे ये करना ही पड़ा। अगर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि दरअसल डेनमार्क के जो किंगडम है उसके अंदर चल क्या रहा है तो बहुत ही इजीली हम लोग अच्छे से अपना किंग के सामने बातचीत रख पाएंगे और वो डायरेक्टली अब कॉन्यूट के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। इससे कल का जो मीटिंग होने वाला है उसमें भी हमारा पलड़ा भारी रहेगा और वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं जिससे कॉन्यूट को दिक्कत हो। अगर वो किसी तरीके से भी कॉन्यूट के खिलाफ थोड़ा बहुत चाल चलते हैं या फिर थॉरकिल को उससे अलग करने की कोशिश करते हैं तो सारे लोगों में ये बात फैल जाएगी
जाएगी कि राजा अपने बेटे को मारना चाहते हैं, और जो राजा होता है वो अपनी प्रजा से चलता है और वो एक विद्रोह को सह नहीं पाएगा। और ये सारी बातें जो रैगनार का भाई गुनरार था वो भी इनके साथ बैठ के सुन रहा होता है। फिर ये बात खत्म होने के बाद वो यहाँ से उठ के हंसते हुए चला जाता है। उसके जाते ही आस्क्लेड बोलता है कॉन्यूट को कि मुझे गुनरार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे 100% गारंटी है कि ये राजा से मिला हुआ है। तो थॉरकिल उसे बोलता है कि तो तुमने सारा प्लान उसके सामने क्यों बता दिया। तो आस्क्लेड बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने उसके सामने इतना ही बात बताया है जो कि राजा को पता भी चल जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी अगर गुनरार कुछ चीजें किंग को बताने की कोशिश करता है तो मैंने उसके पीछे थॉरफिन को भेज दिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता देगा। तो कॉन्यूट उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगेगा अगर तुम्हें पता चला कि गुनरार सच में एक जासूस है, क्या तुम उसे मार दोगे। तो आस्क्लेड बोलता है कि नहीं, मैं उसे उसका काम करने दूंगा, हम उसका यूज कर सकते हैं किंग स्वेन को खबर पहुंचाने के लिए। किंग स्वेन जब अपने जासूस से कुछ खबर सुनेगा तो उसे यकीन होगा ज्यादा, और हम उसका यूज कर सकते हैं ऐसी खबर किंग तक पहुंचाने के लिए जो हमारे फायदे की हो। इसी के साथ मेरा जो ये प्लान है वो पूरा होता है। कल मैं बस अब राजा का चेहरा देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग थॉरफिन को देखते हैं जो कि पता लगा लेता है कि गुनरार सच में एक राजा का जासूस है। फिर अगले दिन थॉरफिन यहाँ पे आस्क्लेड के सामने आ जाता है, जहाँ पे आस्क्लेड उसे बोलता है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, क्या हमें तुम्हारे हाथ का ठीक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन थॉरफिन बोलता है कि नहीं, मैं ये काम अभी खत्म करना चाहता हूँ। जिसमें कॉन्यूट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का गवाह बनता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं रुकने के लिए तुम्हें कहूँ तो तुम्हें रुकना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है। और वो दोनों हाँ करते हैं। लेकिन फिर आस्क्लेड बोलता है कि मुझे एक वादा पूरा करना है, इसलिए मैं थोड़ा देर का टाइम चाहता हूँ। और इतना बोल के वो चला जाता है बिजॉन के पास, जहाँ पे वो बियॉन को तलवारबाजी में चैलेंज करता है और इतने में ही वो बिजॉन को मार देता है और उसे वेलहला भेज देता है। दरअसल यहाँ बिजॉन की तबीयत बहुत ही खराब थी और आस्क्लेड एक वॉरियर की मौत देना चाहता था उसे, तो वही उसने वादा पूरा किया। इन सारे सीन्स को देख के जो थॉरफिन था वो भी थोड़ा सहम जाता है कि आस्क्लेड आज थोड़ा बदला बदला लग रहा है। दूर खड़े कॉन्यूट और थॉरकिल एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा, जिसमें थॉरकिल बोलता है कि मुझे लगता है आस्क्लेड, क्योंकि उसके अंदर एक भूख दिख रही है मुझे। लेकिन कॉन्यूट उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही नहीं जज करना चाहिए क्योंकि थॉरफिन ने तुम्हें तक हराया है। जिसपे थॉरकिल गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम समझते क्या हो मुझे, यहाँ तुम सबसे मुझे कमजोर समझते हो क्या। किसी भी योद्धा को कम नहीं समझना चाहिए, कभी वो जीत सकता है कभी वो हार सकता है। तो कॉन्यूट बोलता है वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ कोई भी बैटिंग नहीं करने वाला, किसी के भी मरने से पहले मैं इस जंग को रोक दूंगा। फिर थॉरफिन काफी देर तक ऐसे ही रुका हुआ रहता है। तो आस्क्लेड बोलता है कि क्या हो गया, तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। उतने में वो अपना तलवार फेंकता है और थॉरफिन को ललकारता है कि मैं तुम्हें बिना तलवार के हरा दूंगा। तो थॉरफिन गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन आस्क्लेड उसे रियलिटी में बहुत ही मुक्के मुक्के मार के इजिली बेहोश कर देता है। फिर आस्क्लेड उस पर हमला करने जा रहा होता है, जिसमें कॉन्यूट उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और फिर उसके बाद तलवार उसके बगल में गाड़ देता है। थॉरकिल इस चीज में बोलता है कि शुरू से ही आस्क्लेड और थॉरफिन में लड़ाई होती रही है और आस्क्लेड यहाँ थॉरफिन की कमजोरी जानता है। जो कॉन्यूट था वो थॉरफिन को जाके जगाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ फिर से हार चुके हो। आस्क्लेड दूर जाके बोलता है कि थॉरफिन, यहाँ पे तुम्हारा जो हाथ टूटा हुआ है वो कोई बहाना नहीं हो सकता, अगर तुम्हारा हाथ ठीक भी रहता तो भी मैं तुम्हें हरा देता। मैं देख के बता सकता हूँ कि तुम मुझे कहाँ वार करने वाले थे। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा अनकंट्रोलेबल नेचर तुम्हारा बहुत ही बड़ा कमजोरी है। मैं जानता था कि तुम मेरे गर्दन पे वार करने वाले हो। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे लिए हमेशा मुसीबत ही लेके आएगा। बिजॉन सही कहता है, मुझे बिल्कुल भी वाइकिंग्स पसंद नहीं है और मैंने अपने जिंदगी में जो पहला मर्डर किया था वो भी एक वाइकिंग ही था जो कि मेरे फादर थे। मैं तुम्हें बताऊंगा थॉरफिन कि अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो उसे किस तरीके से मारना है। इतने में हमें फिर आस्क्लेड का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे आस्क्लेड की मदर बहुत ही बीमार रहा करती थी और आस्क्लेड इतना तो मजबूत था कि वो लेबर का काम करके खाना वाना इकट्ठा कर लिया करता था और वो हमेशा राख से ढका हुआ रहता था, इसलिए उसका नाम आस्क्लेड पड़ गया, जिसका मीनिंग होता है राख से ढका हुआ आदमी। मेरा पिता का नाम ओलफ था, उसे लड़कियांबाजी करना और लोगों को मारना बहुत ही पसंद था। मेरी तरह उसके कई आवारा बच्चे थे जिनकी माओ के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ अपनी जो बीवियां हुआ करती थी उनके बच्चों के नाम रखा करता था। मुझे बस इतना पता है कि मेरी मम्मी जो उसकी दासी हुआ करती थी वो उसकी फेवरेट दासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी माँ बीमार हो गई तो उसने मेरी माँ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत ही खराब हो गई। लेकिन मेरी जो माँ थी वो अलग ही चीज सुधा करती थी। वो मुझे बताया करती थी उस कहानी के बारे में जो कि उनके पूर्वज के बारे में था, जिसका नाम था हीरो आर्टोरियस। वो बताती थी कि उनके गांव भी पहले बहुत ही अत्याचार में रहा करता था, लेकिन उनके गांव में एक हीरो आया जिसने पूरी जगह को चेंज करके रख दिया और उसके ही रहमो करम पर वो लोग आज अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। उन्हें भरोसा था कि हीरो आर्टोरियस एक ऐसी जगह पे रह रहा है जो पे सिर्फ खुशहाली है और वो दोबारा से इस दुनिया में आएगा पाप को हटाने के लिए। उनकी इतनी ज्यादा स्टोरी सुनाने की वजह से मुझे भी इस स्टोरी पे विश्वास हो गया था। लेकिन आज के दिन पे तुम ये सोच सकते हो
कि 500 साल बीत चुके हैं लेकिन हीरो आर्टोरियस वापस नहीं आया। और वैसे भी हमारे पूर्वज अगर उतनी सुंदर सी जगह पे रह रहे हैं तो तुम ही सोचो कि इस दुनिया में जहाँ इतना ज्यादा पाप है वो क्यों आना चाहेंगे। फिर हमें पास्ट का दोबारा से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ समय बाद आस्कलेट की मदर पागल हो चुकी होती है और वो अपने दिमाग पागल होने की वजह से जो ओलफ था उसे ही आस्कलेट समझ लेती है और उसके सामने उसे अपना बेटा पुकारने लगती है, जिसकी वजह से जो ओलफ था उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। आस्कलेट बोलता है कि मुझे उसी समय लगा कि अगर हीरो आर्टोरियस होते तो वो इसी समय आते, अगर वो इससे ज्यादा लेट होंगे तो इसका मतलब उनके आने का कोई फायदा ही नहीं, इसलिए उस जगह से मैंने तलवार उठाया। ये देख के मेरे जो पिता थे वो समझ गए कि ये उन्हीं का बेटा है, तो डायरेक्टली पूछते हैं, जिसे मैं बता देता हूँ कि हाँ। तो मेरे पिता मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और मुझे ये तो पता था कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे पिता को मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं उनका ध्यान खींचने में कामयाब हो गया था। उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि वो मेरे को अपने हॉल में रखेंगे और मैंने भी यही किया। अपने सारे जितने भी सौतेले भाई थे उन सभी के साथ अच्छा संबंध बनाया। मैंने इतने अच्छे से उस परिवार में घुला मिला कि सारे लोग मुझे असली में ओलफ का बेटा मानने लग गए, जो कि उनसे वफादार है, और मैंने इसी मौके की तलाश की थी। मैं अपना बदला बिल्कुल भी नहीं भूला था। समय मिलते ही मैंने अपने पिता को जान से मार दिया और मैं उस समय उन्हें मारना चाहता था जब वो सबसे ज्यादा आराम के कंडीशन में हो। मैं आखिरी पल में उनका अभी भी नजर पहचान सकता हूँ। उनके आंखों में यही था कि आखिरकार मैंने उन्हें क्यों मारा, और उस चीज को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो मेरे लिए एकदम सेटिस्फेक्शन था। उन्हें यही लग रहा था कि जो बेटा उनका सौतेला था और उन्होंने उसे अपना भी लिया था, लेकिन फिर भी उसने आखिरकार उसे क्यों मारा। मैंने दिमाग चलाते हुए अपने भाई के तलवार की यूज की थी अपने पिता को मारने के लिए, इसलिए जब सारे भाइयों को हमारे पिता के मरने के पता चला तो उन्होंने उस भाई को फांसी लटका दिया जिसका मैंने तलवार यूज किया था। वो लोग सच में बहुत ही बेवकूफ थे। आपस में उन्होंने लड़ाई छेड़ दी और मर मिटने लग गए। वो लोग सिर्फ पैसे और अय्याशी के भूखे थे, जैसे कि आज सभी की पूरी दुनिया हो चुकी है। आज की डेट में मैं अगर सोचता हूँ कि जो हीरो आर्टोरियस है वो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर नहीं आना चाहते इस दुनिया में तो उनके आने का मीनिंग भी नहीं है। ये पूरी दुनिया अब खराब हो चुकी है, मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मेरा जब समय आएगा तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। इतना बोलते हुए बोलता है कि आज के लिए इतना ज्यादा स्टोरी काफी है। वैसे भी मैंने तुम्हें काफी बोर कर दिया है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि 10 साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक तुम मुझे हरा नहीं पाए हो। तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे थॉरफिन। जिसमें थॉरफिन बोलता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तो आस्कलेट बोलता है कि तुम इतना स्टोरी सुनाने के बाद भी नहीं समझ पाए। तुम सच में बहुत ही ज्यादा काम के बच्चे हो और बेवकूफ भी। मैंने आज तक तुम्हारे बदले का यूज करते हुए तुमसे सारे काम करवाए, इतना कि मैं थॉरकिल को भी मारने के लिए कहता तो तुम उसे भी मार देते। इन सारी चीजों को सुन के थॉरफिन को रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या गलती की है, और वो समझ जाता है कि इतने पूरे समय में बेवकूफ बनाया गया वो आस्कलेट के द्वारा। फिर जो आस्कलेट था वो भी जॉन का शरीर को उठाते हुए दफनाने के लिए जाने लगता है। जो कॉन्यूट उसे देखते हुए बोलता है कि आस्कलेट तुम सच में बहुत ही ज्यादा शानदार हो, लेकिन तुम किंग बन के इस पूरे दुनिया को सुधारने की कोशिश क्यों न करते। तो आस्कलेट उन्हें बोलता है कि आपको क्या लगता है यहाँ पे मैं किंग बनने के लायक हूँ? नहीं, उसके लिए आप ही ठीक है। यहाँ तक कि किंग स्वेन से भी ज्यादा अच्छे। मैं तो सिर्फ एक वाइकिंग हूँ और मुझे अपना काम करने आता है। दूसरी तरफ थॉरफिन अपने फादर के खंजर पे अपना शक्ल देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है कि किस तरीके से अभी तक उसने जिंदगी बिताई है, और ये सारी चीजों को सुन के वो डिप्रेशन में चले जाता है। अगले सीन में हमें यॉर्क शहर दिखाया जाता है जहाँ पे इंपीरियल काउंसिल की तैयारी होने लगती है। सारे जितने भी लोग थे वो मीटिंग में होने से पहले आपस में बात करने लगते हैं कि किस तरीके से जो किंग स्वेन है वो अपने बेटे कॉन्यूट को मरवाना चाहते हैं, लेकिन उतने में किंग स्वेन वहां आ जाते हैं तो सारे लोग शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद कॉन्यूट आस्कलेट और थॉरकिल के साथ भी वहां पे आता है। कॉन्यूट आस्कलेट से पूछता है कि आखिरकार थॉरफिन कहाँ है, जहाँ आस्कलेट बोलता है कि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी इस जगह पे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि आस्कलेट ने उसे बुलाया तो तेजी से आके एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो आस्कलेट नहीं होता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं और तीनों तरफ से उसे बुली करने लग जाते हैं। लेकिन थॉरफिन वहां पे अपने इस मेंटल स्टेज पे भी इजिली उनको पटक के रख देता है, लेकिन ये चीज उस पर भारी पड़ जाती है। जो गार्ड्स थे वो उसे एक उद्दंड फैलाने वाले आदमी के तौर पे जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ जो किंग स्वेन था वो अपना भाषण देना शुरू करता है और वो लोगों को बोलता है कि मेरे लोगों, आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए हैं, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सिपाहियों के बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद हमने इंग्लैंड पे जीत हासिल कर लिया है और ये पूरा जगह अब हमारा हुआ है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे बेटे कॉन्यूट को और थॉरकिल को भी, जिन्होंने हमारा साथ दिया है। मेरे बेटे कॉन्यूट, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें एक एरिया देता हूँ, मर्सिया, जिसको तुम कमांड करोगे। ये चीज जैसे लोग सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि मर्सिया सच में बहुत ही ज्यादा अमीर घराना है। और उन लोगों के बीच में बातें होने लग जाती है कि हो सकता है कि जो अफवाह उन्होंने सुना था वो गलत था। जो आस्कलेट था वो
बहुत ही ज्यादा मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि सारा चीज उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो सोचता है कि किंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, मैं तो यही चाहता था और ये चीज मेरे ही प्लान के हिसाब से चल रही है। लेकिन फिर जो किंग था वो खड़े होते हुए बोलता है कि एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग अभी भी मेरा आदर नहीं करते और उन लोगों में मजा चखा के रहूंगा, इसलिए मैं जंग का ऐलान करता हूँ वेल्स के ऊपर। इतना जैसे ही सुनता है आस्कलेड तो उसकी हवा निकल जाती है और उसका बहुत ही बुरा एकदम मुंह बन जाता है और ये चीज फ्लोकी भी नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था वो जेल में बंद था और लीफ उससे मिलने के लिए आता है और उससे उसका हाल चाल पूछ रहा होता है, लेकिन थॉरफिन उसे जवाब नहीं दे रहा होता है। जिस पे लीफ उसे बताता है कि मुझे अभी भी याद है किस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे से रहा करते थे, वो स्वादिष्ट खाना, वो एंजॉय करना, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से स्टोरी सुनाया करता था, टॉर्स का वो हमारे साथ रहना, मुझे सब चीज याद है, मुझे अभी भी तुम्हारा पूरी तरीके से बचपना याद है। थॉरफिन, मैं यहाँ पे तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जब भी यहाँ से बिना लिए हुए तुम्हें कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें हमारे घर आइसलैंड जरूर लेके जाके रहूंगा। दूसरी तरफ जो मीटिंग चल रही थी उसमें फ्लोकी ये सारी बातें जाके किंग स्वेन को बता देता है, जिसपे किंग स्वेन बोलते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो। आस्कलेड का रिएक्शन तो एकदम नॉर्मल है, जिसपे फ्लोकी बोलता है कि वो बस पलक झपकते ही हुआ था जैसे ही आपने वेल्स का नाम लिया था, हो सकता है कि वेल्स में ऐसा कुछ है जो कि कमजोरी बन सकती है आस्कलेड की। दूसरी तरफ आस्कलेड लोगों में ऐसी एक्टिंग करते हुए घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरा प्लान ऐसे फेल नहीं हो सकता। आखिरकार यहाँ पे जो फ्लोकी है उसको कैसे पता चल गया कि मेरा जो प्लानिंग है वो वेल से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं इन लोगों को कुछ आइडिया तो नहीं मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। और इतना बोलते ही वो पूरा दिमाग लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ लीफ के बातों को सुनने के बाद थॉरफिन उसे बोलता है कि मुझसे ये सारी प्यारी बातें मत करो, लेकिन लीफ बोलता है वेस्ट में बहुत दूर समुद्र के उस पार वहाँ एक नई दुनिया है जहाँ पेड़ फलों से सजे होते हैं और चारों तरफ हरियाली ही होती है। थॉरफिन, इसी को विनलैंड कहते हैं। थॉरफिन, तुम्हारे घर जाने के बाद चीजें पहली जैसी हो जाएंगी, चलो घर चलते हैं और घर चलने के बाद हम दोनों साथ में विनलैंड जाएंगे। थॉरफिन, तुम्हारे फादर भी रहते तो वो भी पक्का कोशिश करते विनलैंड जाने के लिए, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी लड़ाई नहीं होती, ना ही कोई गुलाम रहते हैं। तो चलो थॉरफिन, साथ में चलते हैं, एक दुनिया बसाते हैं, विनलैंड जैसी दुनिया। मैं जानता हूँ कि हम दोनों मिलकर ये चीज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो थॉरकिल था वो खाना खाते खाते पूछता है आस्कलेड से कि आखिरकार जब हमारा लड़ाई हुआ था तो तुम वेल्स में कैसे चले गए थे और उन लोगों ने तुम्हें रहने कैसे दिया? तब आस्कलेड उसे बताता है कि वो मेरी माँ का घर है, वहाँ के लोग गरीब जरूर हैं लेकिन दिल के बहुत ही साफ हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उतने में जो आस्कलेड था उसको बुलाया जाता है किंग के सामने उसका इनाम देने के लिए, क्योंकि उसने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की है इंग्लैंड पे जीत हासिल करने के लिए। तो जो आस्कलेड था वो उठता है अपने सीट से और किंग के पास चला जाता है और झुकते हुए उनको आदर करता है। फिर किंग खुश होते हुए जो आस्कलेड था उसे उसका इनाम अनाउंस करता है, जो कि होता है 50 सिल्वर पाउंड्स, और उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने राजकुमार को बचाने के लिए बहुत ही जी जान से लड़ाई की थी, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम वेल्स की लड़ाई में भी उतने ही जाबाजी से लड़ोगे। आस्कलेड मन में सोचता है कि ये किंग मुझे जान के वेल्स की लड़ाई में भेजना चाहता है, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? मुझे अब लग रहा है कि इन्हें शक हो चुका है। लेकिन फिर वो कुछ चीज मन में सोचता है और डायरेक्टली राजा को बोलता है, क्या आपको सही लगता है कि हमें उन पे हमला करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर हम लोग वेल्स पे हमला करते हैं तो हाथी चींटी को मारने जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि उस पूरी जगह पे सिर्फ बंजर जमीन है और कुछ चंद कमजोर से लोग हैं। हमारा उस जगह पे कब्जा करने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। सारे लोग ये चीज देख के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से आस्कलेड ने यहाँ राजा का विरोध कर दिया है। जो फ्लोकी था वो बोलता है आस्कलेड को कि देखो, यहाँ पे बात उस जगह को जीतने की नहीं है, हम लोग उस किसी भी इंसान को रहने नहीं देंगे जो कि राजा का विरोध करेगा या फिर उनका अनादर करेगा, इसलिए हम लोग वेल्स को खत्म कर देंगे। इस पे आस्कलेड बोलता है कि अगर आप कहिए तो हम लोग लड़ाई करने से पहले उन सभी से एक बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लगातार जंग करके आए हैं और हमारी जो सेना है वो बहुत ही कमजोर है, उन्हें थोड़ा सा आराम का भी मौका चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह बना के भेजे वेल्स में और मैं जाके बीच संधि करके आ सकता हूँ। फिर जो किंग स्वेन था उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे उन लोगों पे दया दिखाने के लिए कह रहे हो? जिस पे आस्कलेड बोलता है कि अगर आप दया दिखाएंगे तभी वो लोग आपके एहसान तले दब पाएंगे। इतना सुनते ही जो किंग स्वेन था आस्कलेड की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो आस्कलेड के पास आते हुए बोलता है कि एक राजा को एक उसका साथी बहुत ही अच्छी चीज यही दे सकता है कि एक वो अच्छी सलाह दे सके, और तुमने अभी वो मुझे दी है। फिर वो आस्कलेड को उठाते हुए उसके कान में बोलता है कि तुम्हें चुनना होगा कॉन्यूट या वेल्स। सच कहूँ तो मुझे वेल्स से कुछ भी मतलब नहीं है, अगर तुम कॉन्यूट को मेरे हवाले कर देते हो और मेरी टीम को ज्वाइन कर लेते हो तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी वहाँ दासी हुआ करती थी और मैंने एनालाइज किया है कि वेल्स सिर्फ दासियों के लिए फेमस है। दूसरी तरफ जो थॉरफिन था उसने मन बना लिया था कि वो लीफ के साथ अपने घर जाएगा। जो लीफ था वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि थॉरफिन उसके साथ आने के लिए तैयार हो चुका है और वो बोट तैयार करते हुए कुछ काम करने लग जाता है, लेकिन मौका देखते ही जैसे वो पीछे पलटता
आता है तो थॉरफिन गायब हो चुका होता है। लीफ उसे खोजने की कोशिश करता है लेकिन वो मिलता नहीं है। दूसरी तरफ जो आस्कलेट था वो अपना हाथ लगाते हुए किंग का हाथ कंधे से हटा देता है और किंग को बोलता है कि कितना बदसूरत चेहरा है। किंग उसे बोलता है कि क्या कह रहे हो। तब आस्कलेट कहता है कि इस ताज पे इस बदसूरत चेहरे का कोई भी काम नहीं है। तुम्हारे घिनौना चेहरा जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इतना सुनते ही जो सारे लोग थे वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर आस्कलेट बोलता है कि खबरदार, यहाँ किंग स्वेन मेरे हथियार के रेंज में है, अगर मैंने जरा सा तलवार चलाया तो वो मारे जाएंगे। तो किंग स्वेन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से जाते हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। लेकिन आस्कलेट बोलता है कि तुमने मेरे लोगों की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, तुम्हें यहाँ पे अभी मौत मिलेगी। जिसपे किंग स्वेन उसे दोबारा बोलता है कि आस्कलेट तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो आस्कलेट उसे बोलता है कि आस्कलेट मेरा निकनेम है, मैं तुम्हें आज अपना असली नाम बताता हूँ, लूसियस आर्टोरियस कास्टस। मैं वो हूँ जिसे पूरे ब्रिटेनिया पे राज करना चाहिए। इतने पे जो फ्लोकी था वो सारे अपने सिपाहियों को बोल देता है आस्कलेट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मौका मिलते ही जो आस्कलेट था वो किंग स्वेन का सर धड़ से अलग कर देता है। तो जो कॉन्यूट था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो एक आदमी अपराधी है, उसने किंग की हत्या की है, मार डालो उसे। उतने में जो थॉरफिन था वो इस पूरी जगह के बाहर पहुंच चुका होता है। वो खिड़की पे से देखता है कि जो सारे सिपाही हैं वो आस्कलेट के ऊपर हमला कर रहे हैं और आस्कलेट अकेले उन सभी से लड़ रहा है। दूर जो थॉरकिल था वो कॉन्यूट से बोलता है कि आस्कलेट कहीं पागल तो नहीं हो गया, उसने ये सब क्यों कर दिया। जिसपे कॉन्यूट बोलता है कि वो पागल नहीं हो गया, उसने ये प्लान चला है, उसने जानबूझ के राजा को मारने का दोष अपने सर पे ले लिया। ताकि वो वेल्स और मुझे दोनों को एक साथ बचा सके। सारे लोग ये समझेंगे कि राजा को असल में आस्कलेट ने मारा है और वो मुझे अपना असली किंग मान लेंगे। लेकिन दूर से जो थॉरफिन था वो इस चीज को नहीं देख सकता था, इसलिए वो तेजी से बीच में घुस जाता है। जो आस्कलेट था उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसी चीज का फायदा उठाते हुए जो कॉन्यूट था वो आस्कलेट के शरीर के आर पार तलवार कर देता है, जिससे आस्कलेट की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। सारे जितने भी सिपाही थे वो जश्न मनाने लग जाते हैं कि उनके राजकुमार ने उनके राजा का बदला ले लिया। जो थॉरकिल था वो कॉन्यूट को बोलता है कि ये पूरा समय तुम्हारे लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ थॉरफिन आस्कलेट को बोल रहा होता है कि बेवकूफ, तुमने अपने आप को मारने क्यों दिया इसे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे डिजर्व करते थे, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसपे आस्कलेट बोलता है कि अब खत्म करो इस मामले को। तो थॉरफिन और गुस्सा हो जाता है, जिसपे उसे बोलता है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, यहाँ पे तुम मुझे भीख दे रहे हो। जिसपे आस्कलेट उसे बताता है कि तुमने सोचा नहीं है ना कि तुम मेरे जाने के बाद क्या करोगे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। लेकिन थॉरफिन लगातार बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था, यहाँ पे इस तरीके से ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए थी। तो आस्कलेट उसे बताता है कि तुम्हें अपने फादर की तरह रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम थॉर्स की तरह जिंदगी जियो, एक जाबाज की तरह। जो कॉन्यूट था वो थॉरफिन को बोलता है कि थॉरफिन, मैं जानता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें माफी डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि तुम थोड़ा बहुत ट्राई करना मेरी सिचुएशन को समझने के लिए। लेकिन थॉरफिन उसकी बात नहीं सुनता है और तेजी से जाके उस पर हमला कर देता है, जिससे कॉन्यूट का जो गाल था उस पर बड़ा सा कट लग जाता है। सारे सिपाही थॉरफिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और थॉरकिल भी उसे रोकता है, लेकिन कॉन्यूट उन सभी को रोकते हुए बोलता है कि इस पे हमला मत करो, मैं डिसाइड करूंगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए। जो फ्लोकी था कॉन्यूट को बोलता है कि राजकुमार, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, लेकिन कॉन्यूट बोलता है कि इतने सारे चीजों के लिए ये छोटी सी सजा बहुत ही वाजिब है। फिर इसके बाद वो उस क्राउन को जो कि उसके फादर ने छोड़ी हुई थी उसे पहन लेता है। फिर उस क्राउन को पहनने के बाद कॉन्यूट कहता है कि क्योंकि अब किंग स्वेन नहीं रहे तो मैं बन चुका हूँ डेनमार्क का अपना राजा। इतना बोलते ही सारे लोग उसके सामने सर झुका लेते हैं। फिर कॉन्यूट बोलता है कि हम लोग अब वेल्स पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अब किंग स्वेन मर चुके हैं, तो सारे जितने भी इंग्लैंड पे हमने कब्जा किया है वो लोग विद्रोह करने की कोशिश करेंगे, तो पहले हम लोग वो संभालेंगे। फिर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ जो सिपाही थे वो थॉरफिन को भी पकड़ के यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन थॉरफिन यहाँ से जाना नहीं चाह रहा होता है। इसी झड़प में उसके हाथ से उसके फादर का दिया हुआ डैगर जमीन पे गिरने लग जाता है। उस डैगर के गिरते हुए सारी चीजें उसमें फ्लैशबैक हो रही होती है कि आज तक थॉरफिन ने क्या किया है। आस्कलेट के मरने के बाद उसके जीवन में कुछ भी मकसद नहीं बचा। हमें पता नहीं कि आखिरकार अब थॉरफिन क्या करेगा। उसके जीवन का लक्ष्य पूरी तरीके से खत्म हो गया है, सारी चीजें पूरी तरीके से पलट चुकी हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों का जो अंत है वो बहुत ही शांतमय हुआ है। दुखद जरूर है लेकिन शांति हुई है। अब पता नहीं इसके आगे की स्टोरी क्या होगी, जो कि हमें सेकंड सीजन में पता चलेगी। अगर इस वीडियो पे बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग विनलैंड सागा की सेकंड सीजन को लेके आ जाएंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो इस पे भर भर के लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 70,000 तक जाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। तो प्लीज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। 250 टारगेट प्लीज कंप्लीट करवा दो। तब तक के लिए बाय।